सभी लोग ध्यान देंगे। पहले लेसन में हम बता रहे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख चुके हैं, और इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख चुके हैं। उसमें एक है एक समान रूप से आवेशित वलय रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आज ध्यान से देखेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित वलय, एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity of electric field due to an uniformly charged ring, uniformly charged ring, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ध्यान देंगे इसमें, देखो मान लेंगे, माना कि ये त्रिज्या की कोई एक समान रूप से आवेशित वलय है। वलय का मतलब रिंग देखे होंगे। माना कि एक समान रूप से आवेशित ये त्रिज्या की कोई वलय है, जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करना है। वलय का केंद्र मान लेंगे वो, और केंद्र से ए मीटर की दूरी पर इस वलय की परिधि होगी, क्योंकि त्रिज्या माना गया है। और ये जो वलय है एक समान रूप से आवेशित है। वलय की सूक्ष्म लंबाई पर ये चार्ज मानेंगे, dq चार्ज मानेंगे, dq, और यहाँ भी चार्ज हम dq मान लेंगे। इसको a b मान सकते हैं, और वलय के केंद्र से मान लेंगे। माना कि वलय के केंद्र से x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु यहाँ P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करना है। और ये जो बिंदु ये है जहां अति सूक्ष्म चार्ज और dq लिया गया है, यहाँ से दूरी लिया गया है, मान लेंगे r। ये दूरी r है, यहाँ से भी दूरी है, मानेंगे r। चूंकि ये वैद्युत क्षेत्र जानते हैं वेक्टर है, सदिश राशि है, इसलिए इसमें दिशा होगी। तो वैद्युत क्षेत्र इसको हम मान लेंगे ही, और यहाँ से इसको भी मान लेंगे वैद्युत क्षेत्र ही। थोड़ा सा ध्यान देना है। ये चार्ज जो dq देख रहे हैं अति सूक्ष्म आवेश है dq, जिसके कारण r मीटर की दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस वैद्युत क्षेत्र को भी हम de से दिखाएंगे। अति सूक्ष्म वैद्युत क्षेत्र होगा। इस एंगल को थीटा, इस एंगल को भी थीटा, इसको भी थीटा मान लेंगे, और ये भी थीटा होगा। तो dq आवेश के कारण, चूंकि ये dq बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज, इसके कारण r मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश dq के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी d होगा 1/4π0 एप्सिलॉन k इंटू dq अपान होगा r², dq अपान r²। अब इसमें वेक्टर वियोजन देखेंगे। जो वैद्युत क्षेत्र है dE, उसका वेक्टर वियोजन इसके हेड से इस पर लंब डालेंगे तो ये होगा dE cos थीटा, क्योंकि थीटा के लिए भुजाएं आधार होगी, dE cos थीटा होगा। और इससे जब लंब डालेंगे यहाँ भी, तो ये भी होगा dE cos थीटा। और यहाँ से देखो, इस पर जब लंब डालेंगे, थीटा एंगल है, ये भी थीटा होगा। थीटा के सामने भुजा लंब होगी, इसलिए इसको हम dE साइन थीटा, और इधर भी ये लंब डालेंगे तो ये भी dE साइन थीटा होगा।
तो DE का परिमाण तो सेम होगा, समान होगा, साइन थीटा भी एक ही है। दिशा विपरीत होने के कारण वैद्युत क्षेत्र के साइन थीटा वाले घटक एक दूसरे को पूर्णतः निरस्त कर देंगे और cos थीटा वाले घटक परस्पर जुड़ जाते हैं, ध्यान देंगे। वैद्युत क्षेत्र DE को दो घटकों में वियोजित करने पर cos थीटा वाले घटक परस्पर जुड़ जाते हैं तथा साइन थीटा वाले घटक दिशा विपरीत होने के कारण परिमाण समान दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं, अब देखेंगे ये अतः एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण एक समान रूप से आवेशित वलय रिंग के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल्स टू, ध्यान देंगे, इंटीग्रल होगा DE cos थीटा लिखेंगे, इंटीग्रल DE cos थीटा। अब देखो या इक्वल टू हुआ DE का मान तो वहां से हम लिख लेंगे, जो देख रहे हैं कि सूक्ष्म आवेश जो अवयव है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है मान रखेंगे। इंटीग्रल DE की जगह पर 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के DQ अपॉन r स्क्वायर cos थीटा। इसमें इंटीग्रल के बाहर हम लेंगे और इंटीग्रल के जब बाहर लेंगे तो क्या बाहर होगा, या इक्वल टू हुआ 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के cos थीटा अपॉन r स्क्वायर और इंटीग्रल DQ। ये इंटीग्रल DQ होगा संपूर्ण आवेश Q, चूंकि इंटीग्रल DQ इक्वल टू Q संपूर्ण आवेश r स्क्वायर, या इक्वल टू हुआ 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के और Q अपॉन r स्क्वायर हुआ Q अपॉन r स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा का मान रखेंगे चित्र से और r स्क्वायर का भी मान रखेंगे। चित्र में देखो cos थीटा जो देख रहे हैं cos थीटा ये है, तो cos थीटा ये भुजा तो आधार होगी, ये कर्ण होगा, तो चित्र से cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, चित्र से cos थीटा इक्वल टू आधार मतलब x अपॉन r, और r स्क्वायर तो जान रहे हैं कि r स्क्वायर कर्ण है और वह कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों की योग के बराबर होता है। चित्र से r स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिखा जा सकता है, या r इक्वल टू इसको हम अंडर रूट में भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यह होगा, देखो यहाँ x, तो x अपान हम लिख सकते हैं r के स्थान पर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं। मान यहाँ रखो, ये मान जब रखेंगे इक्वल टू हुआ 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू Q अपान ये r स्क्वायर है तो r स्क्वायर का मान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इंटू ये cos थीटा है तो cos थीटा की जगह पर x अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसमें देखो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1 है, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2। बेस तो सेम है लेकिन घातांक जो है अलग अलग है, यहाँ 1 है और यहाँ हाफ है, जोड़ लेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू क्यू एक्स अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल पावर 3/2। इतना हुआ न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र। न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र हुआ एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के इंटू क्यू एक्स और अपान
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। अब उस बिंदु को लाकर यदि केंद्र पर रख दें तब क्या होगा, थोड़ा ध्यान देंगे। वो जो बिंदु देख रहे हैं पी कहाँ रखा गया है, वलय के केंद्र से x मीटर की दूरी पर वो बिंदु P है। तो इस x की वैल्यू यदि 0 कर दें तो बिंदु P आ जाएगा वलय के केंद्र पर। तो वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र E क्या होगा, शून्य हो जाएगा, 0 होगा। क्योंकि देखो कोई चालक है, कंडक्टर है, उसके अंदर आवेश नहीं रहता। उसके अंदर जब आवेश नहीं रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं रहेगा। स्पष्ट हो रहा है कि यदि x इक्वल टू 0 तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, 0 होगी। तो इसको ध्यान देंगे। विशेष स्थितियां में नंबर 1, यदि x इक्वल टू 0 अर्थात वलय के केंद्र पर, वलय के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ एक प्रश्न ये भी आएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम अधिकतम कितनी दूरी पर होगी। तो वलय के केंद्र से दोनों ओर E/√2 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। अब बात आती है कैसे आएगा, तो हमें डिफरेंशियल लेना पड़ेगा इसी वैद्युत क्षेत्र का। तो वलय के केंद्र से E/√2 दूरी पर, मतलब वलय की जितनी त्रिज्या होगी उसका बटा √2 दूरी पर, वलय के दोनों ओर मतलब प्लस और बाईं ओर आएंगे तो माइनस, प्लस माइनस में दूरी आएगी, जिसके आधार पर हम बताएंगे, अभी उसको भी देखेंगे। अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वलय के केंद्र से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा उसको भी देखना है। इसके बाद ये दूसरे नंबर पर देख रहे हैं ना, E बराबर 0 हो गया। तो दूसरे नंबर पर देखेंगे अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ddx इक्वल टू 0। विशेष ध्यान देंगे, वैद्युत क्षेत्र E का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल यदि 0 होगा तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। अब ddx E का मान तो देख रहे हैं, ddx E का मान कितना है, अभी हम सूत्र का पता किए हैं, 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के और इनटू qx अपान है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का a होल पावर 3/2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें डिफरेंशियल के बाहर उसको लेंगे जिसमें कांस्टेंट राशियां q है, 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के है, डिफरेंशियल के बाहर होगा वो। तो डिफरेंशियल में देख रहे हैं कि q कांस्टेंट, 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के भी कांस्टेंट, डिफरेंशियल के बाहर। तो ये हो जाएगा q/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के dx, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। तो ddx x पावर तो 1 है और ये प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 है। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनटू होगा ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 3/2 इक्वल्स टू 0। मैथ में पढ़े होंगे डिफरेंशियल, अभी नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर जो हम लिए हैं, बाहर लिए हैं कांस्टेंट q/4 पाई नॉट एप्सिलॉन के को कांस्टेंट, जब इसको 0 की ओर लाएंगे वह भी 0 हो जाएगा। यह होगा x इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें डिफरेंशियल लेंगे ddx x इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर माइनस 3/2। तो इंटीग्रल और डिफरेंशियल में थोड़ा अंतर होता है। देखो ये फार्मूला है ddx x पावर n का, ddx x पावर n इक्वल टू होता है nx पावर n माइनस 1, ये फार्मूला होता है। और इंटीग्रल में भी बताएं कि n+1 अपान n+1 होता है, ये अंतर होता है डिफरेंशियल और इंटीग्रल में। तो देखो यहाँ x की पावर तो 1 है, तो उस सूत्र के अनुसार 1 को पहले लाएं, मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो ये 1 और x पावर 1 माइनस 1 लिखेंगे।
और ये इनटू है, तो इसको, तो इसका जब डिफरेंशियल लेंगे तो इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे। तो ज्यों का त्यों जब रखेंगे तो वो एक्स पावर 1 - 1 तो एक्स पावर 0 मान 1 हो जाएगा, और इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -3/2, और यहाँ इंटू है तो प्लस लिखेंगे हम। अब इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन इसका अब डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो पावर -3/2 को तो पहले लाएंगे पावर -3/2, और इंटू यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ एक जब घटाओगे तो -5/2 होगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर का भी हम लेंगे तो एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशियल लेंगे तो इंटू 2x होगा, और ये हुआ इक्वल्स टू 0। इसमें देखो ये तो देख रहे हैं x और 0 1 हुआ, तो 1 का हम इसमें गुणा करेंगे मान वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर -3/2, और प्लस इसमें ध्यान देना है कि ये 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो क्या हुआ 3x स्क्वायर हुआ, यहाँ 3x स्क्वायर लिखेंगे, और इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर -3x स्क्वायर, यहाँ -3x स्क्वायर, माइनस है प्लस है तो -3x स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -5/2, और ये हुआ इक्वल्स टू 0। ये हो गया 0। अब इसमें देखो कॉमन क्या है दोनों में, तो दोनों में देख रहा है यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर -5/2। तो अब ये 5/2 का मतलब ये 2.5 है, 2.5, और ये 1.5 है, तो कॉमन तो अवश्य होगा ही कुछ। क्या कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर, ये पावर -5/2 है। अब भाग की संक्रिया में घात घटेंगे, तो इसमें से जब उसको घटाएंगे तो आ जाएगा, जैसे 1.5 है 2.5 तो 1 आ जाएगा, 1 आएगा मतलब इन ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इन ब्रैकेट के बाहर 0 करेंगे। जैसे यहाँ से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात -5/2 को कॉमन ले लिया गया, बाहर ले लिया गया, तो यहाँ तो इसका होल पावर 1 बचा, यहाँ 1.5 है, उस भाग देंगे उसमें, तो यहाँ 1 माइनस यहाँ 3x स्क्वायर बचेगा। अब इसको जब इधर लाएंगे 0 की ओर, तो इधर आकर वो भी 0 हो जाएगा। क्या बचेगा ध्यान देना, या ये हुआ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हुआ। तो इसमें अब -3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा -2x स्क्वायर, ये हुआ ए स्क्वायर -2x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको जब इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, +2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब x इक्वल टू, ध्यान देना, ये x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2 हुआ। तो हमें तो x का मान बताना है कि x का मान कितना रखा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा हो अधिकतम हो। तो x इक्वल टू हुआ प्लस माइनस, चूंकि स्क्वायर होने के कारण प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी लिख सकते हैं। x इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर का मतलब ये अपॉन √2। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि वलय के केंद्र से एक समान रूप से आवेशित जो वलय है उसके केंद्र से दोनों ओर, प्लस का मतलब x की धन दिशा में ए अपॉन √2 दूरी, और फिर बाईं ओर आएंगे तो माइनस ए अपॉन √2 दूरी पर प्रबल वैद्युत क्षेत्र होगा। वलय के केंद्र से दोनों ओर ए अपॉन √2 दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। हाँ बंद करिए।